हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आज हमारे साथ में है सीएमए नमन कुमावत, जिनका इंडियन ऑयल में इनिशियल 18 लाख का पैकेज लगा था सीएमए कैंपस प्लेसमेंट के अंदर। और फिलहाल ये अभी मथुरा के अंदर पोस्टेड है। आज इनसे जानने वाले हैं कि कैसी इनकी कैंपस जर्नी रही, कैसे इन्होंने प्लेसमेंट पाया, क्या क्या इन्होंने प्रिपरेशन करी, वो सारी बातें जानने वाले हैं आज। इससे पहले मैं बता दूं कि नमन की ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी सीएमए फाइनल के अंदर। बट जरूरी नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक के बेस पर ही प्लेसमेंट हो। जैसे मैंने आपको बताया, कई सारे विदाउट रैंक भी प्लेसमेंट होते हैं, अटेम्प्ट वाले भी होते हैं। और नमन भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। जानेंगे इससे पूरी की पूरी जर्नी, हर एक चीज़। अगर आप एक पीएसयू में जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ प्रिपेयर करनी, क्या नहीं। और इवन नॉट ओनली पीएसयू बल्कि दूसरी कंपनीज भी जो है कैंपस प्लेसमेंट में आती है, उनके लिए भी जानेंगे कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम नमन। थैंक यू सर। सबसे पहले तो नमन, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या कोई टारगेट लेकर चले थे इसी कंपनी में जाना है या कोइंसिडेंटली हो गया? सर टारगेट ये था कि जैसे पीएसयू में जाना है और जो हाईएस्ट सीटीसी जो दे रही है कैंपस में उसमें जाना है। तो शॉर्ट लिस्टिंग आ गई थी आईओसीएल की और वो फर्स्ट डे था और इरेडा आ रही थी वो थर्ड डे था। तो एक रिस्क लेके जाना था लिवरेज करने के लिए कि आईओसी ड्रॉप करके इरेडा में जाएं, और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग तब तक आई नहीं थी। तो एक वो रिस्क था, तो वो रिस्क लिया नहीं। तो फर्स्ट आईओसी के अंदर दिया, उसी में हो गया, तो आगे जाना ही नहीं पड़ा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इंडियन ऑयल किस किस में शॉर्ट लिस्टिंग थी आपकी, कुछ याद है अभी? इंडियन ऑयल, वेदांता, लगभग लगभग सब में ही थी। हर एक कंपनी में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग थी। लगभग लगभग सब में तो थी, एक एक दो यही में नहीं थी, बाकी सब में बात थी। जानना चाहूंगा कि क्या कैंपस प्लेसमेंट की शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर अटेम्प्ट्स या हम्म, रैंक मैटर करते हैं क्या? करते हैं। मतलब इनिशियली, क्योंकि सर उसके पीछे जो मुझे लगता है रीजन ये रहता होगा कि कंपनीज को पता नहीं है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है या क्या कर रहा है, तो उन्हें भीड़ में से निकालना है कुछ। तो फिल्टर करने के लिए वो लगा देते हैं एकेडमिक्स के अंदर ज्यादा मार्क्स, मतलब रैंक वगैरह का वो पूरा लगा देते क्राइटेरिया। यस यस। और उस हिसाब से वो करते हैं पूरा। एक लोगों के मन में ये भी मिथ है कि अटेम्प्ट वालों का शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होती है, सिलेक्शन ही नहीं होता। क्या ऐसा होता है? नहीं नहीं, हमारे मतलब अटेम्प्ट वालों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रैंकर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैंपस के अंदर बाकी एक बार ऑनबोर्ड होने के बाद में तो इंसान के ऊपर खुद की कैपेबिलिटी पे ही है। आई थिंक आपके जैसे साथ में अपने ही संयम और श्रेया थे संयम जो का, कि जैसे संयम और श्रेया का हुआ था, वो रैंक नहीं था, पर इरिडा के अंदर उनका हुआ था। 22 लाख का पैकेज था। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अटेम्प्ट थे और फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ था। तो जो भी लोग ये ऐसे देख रहे हैं। वगैरह में जो गए थे, जैसे उनका अटेम्प्ट भी था और शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं आई थी इनिशियली, पर बाद में ओपन राउंड वगैरह के थ्रू होके भी वो नेस्ले वगैरह में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, तो जैसे देखिए नमन ने, जैसा कि आपने बताया, नमन ने बताया कि ऐसा नहीं है कि भाई आपके अटेम्प्ट है तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। इवन वॉक इन्स भी होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के अंदर, और वॉक इन्स के अंदर भी लोग सिलेक्ट होते हैं। तो इवन आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं भी आए तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या पता कौन सी कंपनी वॉक इन करा ले और आपको मौका मिल जाए। तो बिल्कुल से आपको जो है अपनी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ऐसे निराश नहीं होना है कि आपके अटेम्प्ट लगे हुए हैं तो आप कैंपस के बारे में सोचे ही ना या ट्राई ही ना करें। एटलीस्ट आप ट्राई करिए, और अगर नहीं होगा तो एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा, और ये आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर भी श्योरली काम आएगा ही आएगा। तो नमन, अब मैं बात करूं कि जैसे आपने जो भी इंटरव्यू दिया उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा था। और जैसे कि आप कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी हिस्सा थे, तो उसने आपको कैसे हेल्प किया? सर जो कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उससे थोड़ा ब्रशअप तो हुआ था कि एक थोड़ा बोलने का तरीका वगैरह सारी चीज़ें, एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जैसे हो गए कि एचआर बेस्ड क्वेश्चन क्या हो गए, एंड इंडेस रिलेटेड क्या हो गए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर टाइप की एक नॉलेज ब्रशअप हो गई थी उससे, जो रिसेंट एग्जाम्स के बाद वाली उसका। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो सारा जैसे जीडी वगैरह के अंदर एक ग्रुप डिस्कशन का एक प्रॉपर फोरम प्रोवाइड हुआ, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ पे। एक कॉन्फिडेंस था अंदर से पहले से कि हाँ, ऐसा एक मॉक हुआ हुआ है ऑलरेडी।
तो देखा कि आपने ये तो आपने कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात बता दी। और देखिए, ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है, आपके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए होती है। एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में जाकर के परफॉर्म करना है एट द एंड। बट आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। और क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, चाहे नमन से आप पूछे या किसी से भी पूछे, 70 to 80% क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको बता दिया जाएगा ट्रेनिंग में। 20% आपके लिए सरप्राइज होंगे, बट वो आप कैसे टैकल करते हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मैं बात करूं कि नमन, आपका जो इंडियन ऑयल आईओसीएल में इंटरव्यू हुआ था वो कैसा हुआ था? कुछ याद है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, क्या था? सर मतलब इनिशियली तो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, पर जैसे मैंने सीवी के अंदर, मुझे याद है मैंने ऐसे रिमार्क्स में लिख रखा था 12th क्लास के आगे 95 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने लग गए थे, लाइक व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो उसके ऊपर थोड़ा एक 2-5 मिनट का डिस्कशन भी हुआ था। तो ऐसा नहीं था मुझे आता था, वो हिट एंड ट्रायल चला था थोड़ा। उन्हें भी पता चल गया था आता नहीं है, बट एक वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे बेसिकली। उस ओके। क्वेश्चन पे मुझे लगा 3 या 4 बार कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश हुई वहां पे, पर एक कॉन्फिडेंस था तो उन्हें भी एक लगा कि नहीं नहीं तोड़ पाए थोड़ा। एंड उस टाइम पे मेरा जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश से हिंदी में भी स्विच हो गया था, क्योंकि वो डिबेट ओके। टाइप हो गई थी। जो 5-6 लोग, फाइव हम्म। टू सिक्स लोगों का पैनल था, वो इंग्लिश जी। से हिंदी में स्विच हो गया था उस टाइम पे। ओके। वो है। अच्छा, सीवी कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इंटरव्यू में? सर सीवी भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि प्राइमरी शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो सीवी के बेसिस पे ही होगी। वहां पे पहुंचना तो मतलब क्वेश्चन वगैरह पीआई जीडी तो बाद में होगा, पहले प्राइमरी शॉर्टलिस्टिंग तो होगी ही, वो सीवी के बेसिस पे ही होगी। तो मतलब सीवी ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपका, जैसे आपने बताया कि रिमार्क्स वाले कॉलम से आपको इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चंस हम्म। पूछे गए। अच्छा, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? और स्पेसिफिकली आईओसीएल के बारे में बताइए, क्या वो जनरल नॉलेज, जीके एंड ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं क्या? और कितने लोगों का सर पैनल था? 5 to 6 लोगों का पैनल था, मतलब जनरल नॉलेज का मुझसे नहीं पूछा था, बट एक फ्रेंड से पूछा था। उससे नेट जीरो के ऊपर पूछ लिया था रिसेंटली, कि ओके। नेट जीरो में इंडिया का क्या कमिटमेंट है एंड आईओसी का क्या कमिटमेंट है। तो ओके। उसी नेट जीरो का पूछा था, किसी से इम्पेयरमेंट के ऊपर पूछ लिया था। जीएसटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे, जीएसटी रिलेटेड पूछे थे एंड कुछ रेवेन्यू रिलेटेड इंडिया के पूछे थे। ओके। ओके। सो कोई जीके का क्वेश्चन स्पेसिफिकली? जीके का ऐसा ऐसा कुछ पूछा नहीं था, एक नेट जीरो पे पूछा था उस टाइम पे। ठीक है। तो मीन्स पैनल में हर पर्सन अपना अलग अलग सेगमेंट के क्वेश्चंस पूछते हैं? हाँ। ठीक है। सो अभी मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि सपोज करिए कि कोई पर्सन आगे कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहा है अभी। जो सीएमएस बने हैं, अबाउट 2276 सीएमएस बने हैं। उनको आप क्या कहोगे कि मेन कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए? सर एक तो प्राइमरी जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस, कि आता है नहीं आता वो बात सेकेंडरी है, बट वो फील नहीं होनी चाहिए। यूं लगना चाहिए कि आता है, या फिर ठीक है बाद में देखेंगे। एक एटीट्यूड वो रहना चाहिए कि ठीक है, बंदा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि कुछ लोगों को, मैंने तो जैसे फर्स्ट डे हो गया था, पर मैं 3 दिन तक वहीं रुका हुआ था। तो मैंने साथ वालों को, कईयों को देखा था जिनका कॉन्फिडेंस गिर रहा था, तो उनका बैक टू बैक कंपनीज उनको ले नहीं रही थी। और कई थे जिन्हें आता नहीं था, पर वो कॉन्फिडेंट एक बार जा रहे थे कि ठीक है देखी जाएगी। हो तो रहा नहीं है, पर एक कॉन्फिडेंस था कि ठीक है देखी जाएगी। तो वो आगे जाके सेलेक्ट हुए वो उस एटीट्यूड की वजह से। तो एक कॉन्फिडेंस तो मैंडेटरी मुझे शुरू से ही लगता है, जो कैंपस हो कुछ भी हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। और बाकी थोड़ा रिसेंट जो नॉलेज वो ब्रशअप करनी पड़ेगी, और कंपनी जो जिस पे जा रहे हैं टारगेट कंपनी, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाए, ओवरव्यू वगैरह। ओके। सो एक आपने सबसे पहले सीवी का बताया था, मैंने पूछा उसके बाद में कॉन्फिडेंस रखना है। मींस आपको आए ना आए, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आप कर लोगे जो भी होगा, उसको ध्यान रखना है। रीसेंट चेंजेस कुछ इकोनॉमी में चल रहा हो तो उससे रिलेटेड ध्यान रखना है, जैसे अभी बजट आया तो उससे रिलेटेड थिंग्स हो सकती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताया। और नेक्स्ट वन इज, जिस कंपनी में जा रहे हो उसके बारे में आप स्टडी करके जाइए। तो अभी तक ब्रीफ एक ये। होना चाहिए। जी। तो ये चीजें निकल करके आई है जो नमन ने अपने एक्सपीरियंस से बताई है। इवन आप नमन का मॉक इंटरव्यू भी देख सकते हो, और पोस्ट सिलेक्शन भी एक वीडियो मैंने बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। वहां पर वो उनका बिल्कुल फ्रेश था, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस भी बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे। अच्छा नमन, अब एक ड्रीम जॉब, 18 लाख का पैकेज, मथुरा लोकेशन,
भक्ति भाव में आराम से भगवान के पास में। अब कोई ऐसा लगता है लाइफ में कि कुछ और भी आगे करना है, या फिर ठीक है अब लाइफ जीनी है? नहीं, पहले लगता था आगे करना है, अभी लगता है कि ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। पर ये चीज गलत है, कुछ करना तो है ही आगे। तो कोई ऐसा फर्दर स्टडीज एंड ऑल किसी का प्लान? नहीं, अभी ऐसा ऐसा सोचा नहीं है। बट हाँ, कुछ तो करूंगा ही, मतलब आईयूसी छोड़ना वो नहीं है। आईयूसी के साथ में भी एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा एड ऑन्स वगैरह साइड बाय साइड, नॉलेज ब्रशअप होती रहेगी, रिसेंट चेंजेस वगैरह एंड बाकी उसके हिसाब से। अगर मैं बात करूं आईओसी की, तो जैसे वो पैकेज जो बताते हैं वो एक्चुअल में देते हैं क्या, फर्स्ट थिंग। दूसरा, क्या एडिशनल पर्क्स बेनिफिट्स कुछ मिलते हैं आईओसी में होने के? सर, इन हैंड इनिशियली जैसे मुझे भी जो था 17-18 बताया गया था, आपने भी बताया था, तो एक्सपेक्टेड था कि मंथली 1 to 1.5 के आसपास आ जाएगा इन हैंड। पर हम्म जैसे पहला इन हैंड ग्रॉस नेट इन हैंड आया तो देख के ही हो गया, ये तो बहुत कम है, स्विच हम्म करना हम्म पड़ेगा। हम्म। तो इनिशियल 1-2 महीना तो उसमें ही रहा कि नहीं, बहुत कम है। और एक मैं एक्सेल में अपना F&F सेटलमेंट बना के रखता था कि बॉन्ड का इतना इतना है, एक ब्रेक इवन यहाँ आएगा और 1 महीने बाद में यहाँ से निकलना है। पर धीरे अच्छा। धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता पड़ा कि नहीं, कहीं हिडन चीजें भी हो रही हैं। तो उससे मोर और लेस पैकेज जाके हो जाता है बाद में, सीटीसी प्रॉपर हो जाता है वो। जैसे ओके, कुछ सीटीसी कंपनी उतना ही इन्फ्लेट होता करती है, कुछ कंपनी जैसे इन्फ्लेट करती है कि हायर पार्ट्स को रख देती है, मैक्सिमम इतना कर करके 20-25 कर देती है, पर एक्चुअल में 15 तक ही आता है। आईओसी की ये चीज सही है कि इन्होंने जितना बताया है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता सीटीसी है। ओके। एक्चुअल में। पर इनहैंड, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं आपको? हाँ, अकोमोडेशन जैसे मथुरा में यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है कि हॉस्टल दे रखा है, तो पूरा मतलब वन एक रूम है, उसमें किचन वगैरह सब है, पूरा फर्निश्ड है। या फिर क्वार्टर लेना अनफर्निश्ड तो वो ले लो, तो अभी फर्नीचर जहां से वगैरह अलग आप से इंटरव्यू लेते दे रहे हो वो आईओसी नहीं दिया है हैं। या हाँ, कुछ? हॉस्टल में ही हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने सुना है या कुछ कैंडिडेट ने बताया बहुत चीप रेट पे लोन्स एंड ऑल फैसिलिटी, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, मतलब जैसे एडवांस वगैरह मिल जाता है व्हीकल वगैरह कन्वेंस वगैरह के लिए। एंड कुछ पीरियड ऑफ टाइम, शायद 3 साल के बाद में हाउस बिल्डिंग एडवांस पे मिल जाता है घर वगैरह के लिए। तो वो ओके कंपैरेटिवली सिंपल इंटरेस्ट पे भी चलता है, और थोड़ा रेट बैंक रेट से सही रहता है। ओके। तो मतलब पूरे चीपर, तरीके से एक सपोर्टिव थिंग्स है कि आपको कहीं भी कुछ भी करना हो तो कंपनी भी आपके साथ में खड़ी है। कंपनी सपोर्ट में रहती है, लाइक और भी हिडन पर्क्स हैं, जैसे गेस्ट हाउस वगैरह हो गए, या फिर कम्युनिटी हॉल हो गया, कुछ छोटे मोटे इवेंट के लिए क्लब वगैरह हो गए, सब कंसेशनल रेट्स पे ही हैं। ओके लाइक ओके। तो टू मतलब हंड्रेड लाइफ फाइव में हंड्रेड लाइफ का जो बैलेंस है वो आप बना करके इजीली रख सकते हैं, वो कोई। करेक्ट। अगला सवाल मुझे मेरा इसी से है। लोगों का सोचना होता है कि सरकारी जॉब है, 10 से 5 जाएंगे काम खत्म, क्या ऐसा ही है या कुछ अलग होता है? सर, पीएसयू के डिपेंड करता है क्या है। जैसे इनिशियली जब मैं ज्वाइन किया था, तब प्रोडक्शन सेक्शन देख रहा था, तो कुछ उसमें नया नया था, आता भी नहीं था, तो चीजें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करनी थी, तो कभी 9 भी बजे हैं, 10 भी बजे हैं। और जैसे एक पीरियड रहता है क्वार्टर क्लोजिंग का, जब लिमिटेड ऑडिट ऑडिट वगैरह का पूरा चल रहा होता है, वो 10-15 दिन, उसमें ना कोई सैटरडे रहता ना कुछ संडे रहता। उसमें टाइम जो लगेगा वो लगेगा। और अब तो बहुत कंट्रोल हो गया, क्योंकि चीजें साल 2 साल में लर्निंग कर्व की वजह से एक तरीके से वो हो गया। अब टाइम पे डिस्पोजल हो जाता है, तो आ जाते हैं जल्दी। बाकी अच्छा, अगर इनिशियली एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो नॉर्मल टाइमिंग क्या होती है? नॉर्मल टाइमिंग हमारा 9:45 to 5:30 है यहाँ का तो। ओके, वो आप नॉर्मली आ जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 9:45 ऑफिस, 9:45 तक पहुंचना है, 5:30 का वो रहता है मिनिमम। और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपका बढ़ जाता हो? हाँ, क्लोजिंग में वो, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना एंड उसके अंदर वो हो जाता है, तो उसमें थोड़ा लग जाता है टाइम। बाकी अब सैटरडे संडे ऑफ है ही, 5 डे वर्किंग है। अभी नमन, कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि या लोग मिलते हैं या मार्केट में ऐसे बोलते हैं, यू आर सीएस एज वेल और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपने कर रखे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सीएमए कोर्स की कितनी वैल्यू है मार्केट में? तो मतलब पहले जैसे 2019 के आसपास तक तो थोड़ी कम थी। पर जैसे बीच में जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक वो निकाला, ग्लोबल सीएमए एंड थोड़ा ऑनलाइन का भी किया, तो उसमें भी थोड़ा चर्चा में आया। उसके अलावा मतलब उस टाइम 2020 से, अगर जो मुझे लगता है 2020 से अपवर्ड ट्रेंड आया है सीएमए प्रोफेशन का ही। लगभग पहले इतना नहीं था, पहले पैकेजेस भी अराउंड
जो सीए को मिलते थे उसका 50% हो गया, या उस हिसाब से मिलते थे, 5-6 लाख का पैकेज वगैरह रहता था। अभी बहुत जगह पे जैसे पीएसयूज के अंदर तो एट पार ही चल रही हैं दोनों। ओके, तो सीए और सीएमए का पैकेज आईओसीए में सेम है? सेम है, मतलब जैसे अभी जो रिसेंट सीए की ज्वाइनिंग भी हो रही है या सीएमए की ज्वाइनिंग हो रही है, आईओसी के अंदर वो ग्रेड ग्रेड बेसिस पे ले रहे हैं, कि जैसे ए ग्रेड के अंदर ज्वाइनिंग कराएगा, उसकी एलिजिबिलिटी है सीए हो या सीएमए हो। ओके, तो सो कोई डिफरेंस वहां पर जाकर के नहीं है, सीए सीएमए बिल्कुल कोई इक्वल डिफरेंस होता नहीं है। है, आके सब सेम ही है। तो क्या आप एडवाइस करोगे, जैसे एक कम टाइम में होने वाला कोर्स है, तो क्या कहोगे कि सीएमए कोर्स करना चाहिए या किसी और प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहिए? सर सीएमए कोर्स मतलब करना ही चाहिए। बेसिकली इसमें टाइम का भी एक जल्दी हो जाता है, लाइक आर्टिकलशिप पीरियड जो है इसका कम है, अब तो सी इंस्टीट्यूट ने भी रिड्यूस कर दिया है। हम्म। तो वो दोनों का अपना अपना थोड़ा डाइवर्सिफाइड एरियाज अलग अलग हैं, तो वो तो उसके ऊपर ही स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। तो एक एडवांटेज है कि कम टाइम के अंदर आपको एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री मिल रही है, और एट पार सीए अगर आपको पैकेज मिल रहा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जैसे आप जब ये पैकेज लग गए, आईओसीएल में लग गए, तो क्या सोशल लाइफ मतलब रेपुटेशन में कोई चेंज आता है, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, या कुछ वैसा ही रहता है? कैसा डिफरेंस आता है? नहीं, रिश्तेदारों में मतलब ऐसा रिश्तेदार तो पहले से भी अच्छे ही थे, ऐसा कोई था नहीं, पर हाँ कई जगह पे जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वगैरह तो उसमें थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। फील हुआ वो बाद में कि हाँ कुछ पहले जब थे यूं ही स्टूडेंट थे उसमें, और अभी वाले में थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है थोड़ी सी। और प्लेसमेंट होने के बाद रिश्ते में कुछ फर्क आता है? ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, क्या है? नहीं है, उस पर ध्यान दिया ही नहीं अभी तक तो, और घर वाले बताते ही नहीं है वो चीज, अच्छा अच्छा अच्छा। वो वहीं चलिए, तक रहती है। सो ये बहुत बढ़िया बात है। सो अभी मैं एक आपके स्टडी पार्ट पर जाना चाहूंगा। जब आप पढ़ते थे, तो जैसे आपकी रैंक आई, तो आपने कुछ स्पेसिफिक एक शॉर्ट मतलब 30 सेकेंड्स में सार बता दीजिए कि ये कर लो और रैंक आ जाएगी। 30 सेकेंड्स पे रैंक आने का बेसिकली वही है कि पूरा, मतलब मुझे लगता है शुरू से कि 100% जैसे कोर्स पे जाते हैं अपन की फुल कवरेज पूरा पूरा करना है, पेपर के एक दिन पहले भी पूरा करना है, पूरा रिवीजन, वो पॉसिबल भी नहीं होता और इंस्टीट्यूट वो मांगता भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें पहले वो कवर कर लेनी चाहिए, और जो चीज छोड़ रहे हैं उसके स्कैनर में से क्वेश्चन कर लेनी चाहिए। जैसे बहुत सारे फैकल्टीज वगैरह है या फिर जो कोचिंग वगैरह जो क्वेश्चन बैंक बनती है उसके अंदर आपके मॉक टेस्ट के भी आ जाते हैं, पास्ट ईयर के भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो वो पहले जैसे 1 महीना पहले 2 महीना पहले जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से सही है, लेकिन जो पेपर के एक दिन पहले वाला टाइम है उसमें पहले तो सेलेक्टेड क्वेश्चन रखने पड़ेंगे, क्योंकि सारा कवर होगा नहीं। जैसे 100 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, तो उसमें से 10 या 12 ऐसे सेलेक्टेड रख लिए कि हाँ इससे ज्यादा नहीं करने हैं। उसके अलावा में भी जो चैप्टर छोड़ रहे हैं, जैसे मुझे ध्यान है मैंने एक दो टॉपिक कुछ छोड़े थे, एंड टाइम पे हो नहीं पाया था रिवाइज, तो सुचिता के स्कैनर के अंदर क्या रहता है, सिर्फ पास्ट ईयर का अपना वो रहता है क्वेश्चन, उसमें कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। तो कुछ एक दो तीन इंडियस थे, उसमें पास्ट ईयर के अंदर 3 क्वेश्चन थे सिर्फ, तो उसमें दो तो रिपीट हो गए थे, तो 2 टाइप के क्वेश्चन थे, उन 2 को पढ़ा। नेक्स्ट टाइम पे भी इंस्टीट्यूट ने उसी टाइप का फॉर्मेट घुमा दिया, तो वो एक मेरे बोनस पॉइंट हो गया 5-7 मार्क्स का। तो पास्ट ईयर हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, पर वो है कि पहले मार्किंग रहे, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले भी ढूंढ नहीं सकते कौन सा करना है कौन सा तो नहीं आप करना है। पहले से ही सिलेक्शन करके रखते थे कि मुझे एग्जाम टाइम पे ये पढ़ना है? और मैंने देखा था जब आप पढ़ते थे बुक में, जब आप ऑफलाइन आते थे, तो आपने कुछ स्टेपल भी कर दिए थे, बोले ये पेज तो मुझे बुक में से हटा ही देना है। तो वो क्या था, वो कैसे करते थे? वो ये रहता था, जैसे सपोज करो 50 पेजेस है, उसमें रीडिंग करी या कुछ क्वेश्चन वगैरह किए, उसमें लगा ये क्वेश्चन फालतू है ये फालतू है, मेन क्वेश्चन नंबर 5 में सारी 1 2 3 4 की कवरेज हो गई, तो जब जब मैं दोबारा पढ़ूंगा तो एक बार के लिए मन करेगा नहीं, टाइम तो है ही, 1 2 3 4 देख लेता हूँ, गलती से आ जाए तो मैं 1 2 4 को स्टेपल कर देता था। या फिर कुछ उसमें लगता था उन पेजेस के अंदर कुछ काम का है, तो उसको साइड में नोट डाउन कर लेता था, या कट करके साइड में रख ले पेस्ट कर देता था। ओके, आप शॉर्ट करने की कोशिश करते थे कि मैं इनको क्रिस्प और शॉर्ट में कवरेज करते जाऊं। इवन मैंने देखी इनकी जो बुक्स है वो स्टेपल कर करके रख देते थे। तो ये मतलब आप लोगों में ये आपके खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि किसको आपको करना है, किसको नहीं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए नमन की कैपेबिलिटी है तो आपकी भी हो, तो आपको सोचना है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, और फिर शॉर्ट कर लेना है क्वेश्चन, क्योंकि वो एग्जाम डे के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि वो लास्ट डे पर मुझे क्या करना है।
तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको आज से करके रखनी है। क्योंकि अब ये मेन एक चल रहा लास्ट है। सवाल है मेरा नमन आपसे, कि ये 8 डेज के लिए कैसे प्रिपेयर करें खुद को? बहुत हैक्टिक होता है, बहुत मुश्किल होता है, बच्चे बोलते हैं रिवीजन नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करें? सर उसमें एक दिक्कत ये भी रहती है, 8 डेज भी नहीं रहते, आधा दिन ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट हम्म। हाफ तो एग्जाम में उसमें आने जाने में वापस एक डिलेमा में रह जाता है कि वो क्वेश्चन गलत हो गया होगा, या वो सबसे पहली चीज आके पेपर देखना ही नहीं है। ओके। मैं एग्जाम टाइम में जो मार्किंग वगैरह कर लेता था, एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे लगभग लगभग छोटा छोटा मार्किंग वगैरह जो भी रहता था कर लेता था, आके देखता नहीं था। जैसे 8 पेपर खत्म हो जाता था, फिर क्वेश्चन पेपर रहती थे, आठों के आठों फिर देखता था। देखता तो था लेकिन बाद में देखता था, कि वो हम्म। टाइम वेस्ट वहां पे ना हो। और वही है कि जो छोटा छोटा टाइम भी बच रहा है, जैसे खाते टाइम पे भी मैं साथ में साइड में रिवीजन लेक्चर लगा दिया, खाते खाते वो देख रहा हूँ वगैरह, क्योंकि टाइम लिमिटेड अराउंड 12 to 15 आवर ही रहता है। और लास्ट मोमेंट का मैंने रिवीजन कैसा रखा नहीं कि उस टाइम पे नया टॉपिक पढ़ूं या रिवाइज करूं, सारा पहले से जो स्टेपल करके या जो क्वेश्चन फिल्टर कर रखे थे उनके हैंड रिटन खुद के सॉल्यूशन भी रखता था, कि ठीक है पेज पलटा, ये देख लिया, ये हम्म। देख लिया, ये देख लिया, एक नजर मार ली, कि उस टाइम पे मैं रिवाइज कर ही नहीं रहा, बस एक रीड कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्योंकि 8th डे तक आते आते फिर इनिशियली हो जाएगा, पुराना याद रहेगा, 5th पेपर तक आते आते ही हो जाता है कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो एक रीडिंग ही होगी उस टाइम पे कुछ ज्यादा होगा नहीं। ओके, तो सो लास्ट डे पे पहले से सेलेक्ट करके रखो क्या पढ़ना है, और जो भी टाइम मिल रहा है पूरा यूटिलाइज करो, खाते हुए भी आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है, और एटलीस्ट रीड एक बार देख करके सबको जाना है। तो ऐसी प्लानिंग करें ताकि एक बार, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको बिल्कुल नई चीज मिल गई तो वो रिकॉल नहीं होती है जल्दी से, बट एक बार तो आपने इसमें एक रीड चीज करी और हुई है ऐड तो वो हो जाता इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। क्या होता है, जैसे हम खुद से पढ़ते हैं उसमें इतना ज्यादा रिटेंशन नहीं रहता दिमाग में, जितना हम एक ग्रुप बना के पढ़ें। क्योंकि क्या होगा, जैसे चार पांच, जैसे हम 4-5 लोग पढ़ते थे, है। आपको आप लोग पता ग्रुप है। बना के ही पढ़ा करते थे? चार पांच में उसमें क्या होता है, एक तो कंपटीशन रहता है कि वो जल्दी कर रहा है, वो जल्दी कर रहा है, या कहीं पे कोई अटक रहा है तो दूसरा बता देगा, या किसी के पास और शॉर्टेस्ट मेथड है तो वो शेयर कर देगा। और एक उसमें एक ऑडियो मेमोरी भी रह जाती है, जैसे मैं किसी को समझा रहा हूँ तो मुझे खुद को याद रहेगा, अरे उस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ तो समझाया था। राइट, और राइट। सुनने वाले को ध्यान रहेगा उस टाइम पे उसने ऐसा कुछ तो कहा था। तो उससे भी पेपर में एक इम्पैक्ट आ जाता है। वहीं पे खुद से पढ़ते हैं वगैरह करते हैं, वो भूल जाते हैं एक बार के लिए। अगर ज्यादा नहीं, 2 लोग भी आपस में थोड़ा डिस्कस वगैरह करें तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। क्योंकि वो वन वे हो रहा है, और उसमें आप बोल रहे हैं कि 2 वे 3 वे डिस्कशंस होता है, तो माइंड में रिटेंशन रिटेंशन ज्यादा रहता है, रहने और के चांसेस होते हैं उसके। 1+1 एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पॉइंट आ ही जाता है फिर उसमें भी। राइट। चलिए, तो सारी चीजें आपने बताई, अब ये ग्रुप स्टडी की भी इम्पोर्टेंस आपने बताई, और कैंपस प्लेसमेंट में कैसे जाना है, क्या प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चन है, ये भी नमन ने शेयर करे। कंपनी स्पेसिफिक इंडियन ऑयल में क्या होता है ये भी शेयर करा, और इनकी स्टडी जर्नी कैसी रही वो भी शेयर करा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नमन, और मैं चाहूंगा जो भी लोग देख रहे हैं एंड तक, वो भी नमन की तरह अपनी लाइफ में सक्सेस पाए और अपनी डिजायर्ड कंपनी में जाए। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोशिश करे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे या रैंक लाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ तो प्लेसमेंट नहीं होगा। तो भी प्लेसमेंट तो होगा, बट उससे कंपटीशन थोड़ा कम होता है, आप कंपटीशन को कट करते हैं। तो इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। सो अभी के लिए, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।